हेलो, मेरा नाम युवराज सिंह है और आज मैंने वो टॉपिक चुना है जो गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बना दे रहा है। जो गरीब और अमीर के बीच में लाइन से बैठा है वो है इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन को हम अंग्रेज़ी भाषा में समझे तो उसका अर्थ निकल के आता है इन्फ्लेशन डिक्लाइनिंग ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ आर करेंसी इन अ पीरियड ऑफ अ टाइम। मतलब अगर हमारे पास, इसको मैं एग्जांपल से समझेंगे, अगर हमारे पास 100 रुपये हैं 2020 में, अगर हमारे पास 2020 में 100 रुपये हैं तो ये 2021 में कितने होंगे? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2020 में इन्फ्लेशन थी 6.26%, तो वो 2021 में कितने होंगे? 2021 में होंगे -6.26% ऑफ 100 रुपीज़। ध्यान सुनना, ये होंगे -6.26% ऑफ 100 रुपीज़। ये निकल के आता है अप्रोक्सीमेटली 93 रुपीज़। मतलब आप समझ सकते हैं एक साल में, केवल एक साल में 100 रुपये में 7 रुपये घट गए। 100 रुपये में 7 रुपये घट गए। अगर आप यही चीज़ 1 करोड़ में देखें तो कितने घट जाएंगे? 10 करोड़ में देखें तो कितने घट जाएंगे? 20 करोड़ में देखें तो कितने घट जाएंगे? अगर आपके पास अपनी तिजोरी में इतना कैश पड़ा है जो फ्री है, जो ऐसे है, मतलब जो फ्री है, मतलब जिसको आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते, जिसको आप सिर्फ सपोर्ट के लिए रख चुके हैं, वो ऐसे ही गिरता रहेगा, वो ऐसे ही घटता रहेगा। और आपको मैं ये चीज़ बता दूं, ये इन्फ्लेशन एक राक्षस की तरह काम करता है। ये आपके पैसे तिजोरी में पड़े पड़े खा जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। अब नोट नहीं खाएगा, नोट नहीं खाएगा, ये समय के साथ साथ इसकी वैल्यू कम होती रहेगी। अब इसको मैं एक और एग्जांपल समझते हैं। आज 40 साल पीछे जाइए। 1 रुपए में कितनी सारी जलेबियां, 1 रुपए में राशन तक भर जाता था घरों का। क्या आज भरता है? नहीं। आज क्यों भरेगा? आज 1 रुपए में अच्छी टॉफी भी नहीं आती, कैडबरी क्लेयर्स भी 2 की आती है, देखा जाए, ठीक है ना। तो 1 रुपए की 40 साल पहले वैल्यू क्या थी और आज क्या है? पुराने टाइम के 1 रुपए के पीछे अनाज बना होता था, क्या? ताकि हम 1 रुपए से आटा खरीद सके। और आज के टाइम पे 1 रुपए में ठेंगा बना होता है। हमें पता कुछ आने से ठेंगा बना के देते हैं। इसीलिए 1 रुपए की तब की वैल्यू और अब की वैल्यू आपके सामने है। अगर कोई 50 साल का आदमी है, मेरी वीडियो देख रहा है, उसको वो पता कर सकता है कि वो 10 साल का था तब उसको 1 रुपए में क्या मिलता था, अब उसको 1 रुपए में क्या मिलता है, शायद वो सोच पाएगा। अब हम इन्फ्लेशन की टाइप्स पे आते हैं। इन्फ्लेशन किस टाइप के होते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। वैसे ये इन्फ्लेशन आपको कि होता क्यों है? कई लोगों के मन में आता है इन्फ्लेशन सर होता क्यों है? टाइप्स तो चलो बाद में मैंने एक बता तो दिया, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब उससे पहले भी मैं एक चीज देना चाहता हूं कि इन्फ्लेशन होता क्यों है। एक्चुअली इन्फ्लेशन इसलिए होता है कि जब आप नोट ज्यादा प्रिंट कर दो ना, आरबीआई की साइड पे होता है कितने नोट प्रिंट करें, सरकार प्रिंट कर सकती है ना। अगर आप नोट ज्यादा प्रिंट कर दो तब इन्फ्लेशन होता है। क्योंकि इसको ध्यान समझना, इसको अब इसके साथ साथ मैं पहली टाइप भी समझाने लगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब देखो, अगर हमने नोट ज्यादा प्रिंट करे ना, सरकार ने जब नोट ज्यादा प्रिंट करेगी, लोगों की जेबें भरेंगी। जब लोगों की जेबें भरनी शुरू होंगी, हम लोग क्या करते हैं, जब हमारी जेब भरनी शुरू होते हैं ना, हम उसको इन्वेस्ट कम करते हैं। हम उसको जैसे कुछ नजायज फालतू खर्च में हम खर्च देते हैं, कहीं होटल, कहीं काम, बाहर जाना, कुछ नया खरीदना, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। मुझे आज भी याद, जब मैं छोटा होता था, बहुत छोटा, 20 रुपए की ब्रेड आती थी और आज मेरे से देखते देखते 35 रुपए, क्योंकि 15 रुपए का फर्क देख लो, सिर्फ 7 सालों में मिल गया ब्रेड में। नॉर्मल सी बात है, जो हम डेली कंज्यूम करते हैं, नॉर्मल सी बात है। 20 से 35 मेरे देखते देखते हो गया। अब देखो क्या मतलब, देख सकते हो इन्फ्लेशन कैसे बढ़ी। सरकार नोट प्रिंट कर रही है, हमारी जेबें भर रही हैं प्रिंट करने से। बट अब कई लोग करेंगे सर ठीक है, प्रिंट हो रहे हैं, हमारी जेबें भरेंगी, बट ये गलत है। अगर जैसी नोट प्रिंट होने शुरू हो गए, हमारी जेब भरने शुरू हो गई, हमारी डिमांड ज्यादा होगी। जैसे हमारी डिमांड ज्यादा होगी वैसे ही प्रोडक्ट की प्राइस महंगी हो जाएगी। सर प्राइस क्यों महंगी होगी? क्योंकि प्राइस प्रोडक्ट इसके लिए महंगी, क्योंकि प्रोडक्ट तो लिमिटेड है ना। अब प्रोडक्ट वाले को थोड़ा ना पता सरकार कितने पैसे प्रिंट कर रही है, उसको तो नहीं पता कि वो प्रोडक्ट ज्यादा बना दे, उसको तो नहीं पता ना। प्रोडक्ट तो उतने ही है,
लेने वाले बढ़ गए, उसकी कॉस्ट, मतलब लोगों के पास पैसे बढ़ गए, लेने वाले बढ़ गए, जिसके लिए ये कॉस्ट, इसलिए कहते हैं ना महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसीलिए कॉस्ट बढ़ी है। इसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं। याद करिए जब हिटलर का राज होता था, नाजी पार्टी, उसने करा, जब उसको पैसे की कमी हुई, उसने नोट प्रिंट करने शुरू कर दिए। अब उसने इतने नोट प्रिंट करने ना, इतने ज्यादा नोट प्रिंट करे कि उसकी इकोनॉमी धड़म एकदम जीरो तक गिर चुकी। अब गिरी क्यों? नोट प्रिंट करे, जब नोट प्रिंट करे तब लोगों के पास नोट पहुंचने लगे, लोगों के पास नोट पहुंचने लगे, जेबें भरने लगी। जैसे ही जेबें भरने लगी, डिमांड बढ़ गई, और तब एक ब्रेड लेने के लिए भी ना 3-3 बैग कैश लेकर जाना पड़ता था। पुराने टाइम की बात बता रहा हूँ, नाजी पार्टी जब होती थी तब की बात है। एक ब्रेड लेने के लिए 3-3 कैश के बैग लेकर जाने पड़ते थे। अब देखो कितना डिफरेंस है। कैश अगर ज्यादा प्रिंट करे तभी प्रॉब्लम है, ठीक है। और इससे क्या होगा, अगर आप सोचते हैं फिर भी पॉजिटिव है, इससे क्या होने लगेगा, आपकी सेविंग जीरो, मिट्टी मिल जाएंगी। इससे आपके सेविंग जो आप कर रहे हो ना अभी तक, सारी मिट्टी मिल जाएंगी सेविंग्स। अब हम बात करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये थोड़ा अजीब सा है। ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता क्या है? ये एक्चुअली प्रोडक्शन से ही होता है। मतलब अगर रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है ना, अगर मैन्युफैक्चरर का रॉ मटेरियल उसको महंगा मिल रहा है, महंगा मिलेगा, उसको अपना प्रॉफिट लगाएंगे, प्रॉफिट लगाएगा ना ऑफकोर्स। चलो इसको हम एग्जांपल्स लेते हैं। अगर हम रॉ मटेरियल 10 रुपये है, मैन्युफैक्चर को रॉ मटेरियल कितने का मिला? 10 रुपीज़ का। जिसको 10 रुपीज़ का मिल रहा है, 10 रुपीज़ का अपना प्रॉफिट लगाएगा। अब 10 रुपीज़ का अपना प्रॉफिट लगाएगा, जो उसको बांटेगा वो 10 रुपये का अपना लगाएगा, होलसेलर अपना लगाएगा, रिटेलर अपना लगाएगा, कंज्यूमर को क्या मिला? महंगा मिला, मतलब उस प्राइस का मिला। अगर हम दूसरी एग्जांपल देते हैं, जब इन्फ्लेशन कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन की वजह से हुई है, अब वो कैसे हुई है? अब उसको रॉ मटेरियल अब कितने का मिलेगा? 10 का नहीं मिलेगा, उसको 15 का मिलेगा। 15 का मिला, 10 उसने अपना लगाया, 10 आगे लगाया, 10 आगे गया, 10 आगे, जिसकी वजह से आपको चीज महंगी मिलेगी। जब वो प्रोडक्शन से ही महंगी होगी हो ना चीज, तब उसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और आपको जान के हैरानी होगी, अभी तक जितनी भी इन्फ्लेशन हुई है ना हमारे इंडिया में, वो हुई थी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, वो हुई थी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। पर अब कोविड आने के बाद अब इन्फ्लेशन कैसे हुई? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब वो कैसे? हमने देखा होगा सरसों का तेल के प्राइस बढ़े हैं, पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं, डीजल के प्राइस बढ़े हैं। ये क्या है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। अब कई लोग मेरी पेट्रोल और डीजल की बात से सहमत नहीं होंगे, मुझे पता है क्यों। क्योंकि जब कोविड आया था, डीजल क्रूड ऑयल से निकल रहा है पेट्रोल और डीजल, क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत गिर चुके थे। तब क्या करा सरकार ने? टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है। तब वो 60-70 जितने का मिलता था उस टाइम उतने का मिलने लग गया। पहले भी उतने का, कोविड के बाद भी उतने का, जब कोविड चल रहा तब भी उतने का। अब क्या हुआ? अब मार्केट खुली, क्रूड ऑयल के प्राइस आगे ऊपर जाने लगे, पर सरकार ने अपना टैक्स नहीं हटाया। सरकार ने टैक्स उतना ही रखा, जिसकी वजह से आज पेट्रोल 100 या 105 रुपये भी कॉस्ट कर रहा है। आज पेट्रोल 100 या 105 रुपये की जगह 105 रुपये भी कॉस्ट कर रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन से महंगा हो गया। सरकार ने टैक्सेस लगा लिया। अगर मैं उसको पॉलिटिकल लेकर नहीं जाने वाला, मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ कि ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है। तो इससे समझिए जो हमारे इस साल इन्फ्लेशन हुई है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। वैसे कई लोग मेरी कई इकोनॉमिक्स वाली वीडियो देख रहे होंगे। हाँ, ये वैसे तो 5 तरह की इन्फ्लेशन होती है, बट जो हमारी रियल लाइफ में यूज होती है, ये 2 तरह की होती है, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब लोग कहेंगे सर आपने इन्फ्लेशन समझा दिया, उससे बचें कैसे? सर इससे बचे कैसे? देखो, बचने का तो सिर्फ 2 तरीके हैं, 2 ही कह लो या 1 कह लो, वैसे 2 कह सकते हैं। अगर पेट्रोल के भी हम ले दिमाग में तो 2 तरीके हैं। अब इसको बचा सिर्फ एक 2 तरीके से जा सकता है। अब मेरी बात ध्यान सुनना। सपोज कीजिए, मैंने बताया था ना 100 रुपये 2021 में 93 रुपीज़ बन जाएंगे।
अब अगर हमने 93 रुपीज बनने को रोकना है तो क्या करेंगे, मैं समझाता हूं। अब क्या करेंगे, हम अगर हमने बेसिक मैथ्स पढ़ी होगी ना, तो इससे हमें ये इतना पता प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो सेम यहां से करना है। अगर माइनस हमारा पैसा जा रहा है ना जितने परसेंट भी, हमें उसको उतना प्लस कर देना है। मतलब अगर यहां पे 2020 में 100 रुपया है और 2021 में अगर 93 जा रहा है, तो अब इसको 100 रुपया 2021 में भी इंक्लूड कर हमें 7 रुपये ज़्यादा डालने पड़ेंगे, हमें 7 रुपये ज़्यादा डालने पड़ेंगे, ताकि वह 100 रुपये 2021 में भी 100 रुपये में। अब इसको करने के लिए 7 रुपये, कोई ये तो है नहीं कोई ऊपर से भगवान फेंक दे, ये लो भाई 7 रुपये कम हुए ना पैसे, ये तो है नहीं कोई पेड़ लगा हुआ हमारे घर में, मनी प्लांट लगा है, नहीं ऐसा नहीं होगा ना। अब इसके लिए चाहिए होगा हमें दिमाग। अब इसको मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने पहले वीडियो में बताया है, जितना दिमाग खोलोगे उतना ही पैसा आएगा। अब भी कह रहा हूं, फिर कहूंगा, जितना दिमाग खोलोगे उतना पैसा आएगा। तो अब जैसे कि हमारे 2021 में 93 रुपीज हो गए 100 रुपये का। अब इसको 100 करना है। अब आपको पता है अमीर क्यों बन रहे हैं? क्योंकि वो 100 नहीं करते, वो 100 से 105 कर लेते हैं। वो 100 से 105, वो 100 से 107 भी कर लेंगे। वो 100 रुपया उनका 2020 है ना, वो 2021 में उनको 93 नहीं मिलेगा, वो 2021 में उनको 105 107 रुपये मिलेगा। वो आपको भी करना है, मैं सिखाता हूँ कैसे। अब वो सिर्फ 2 तरीके से हो सकता है, वो है इंटरेस्ट। अब कहोगे इंटरेस्ट क्या, किसी को पैसे ब्याज पे दे दे? अगर ब्याज पे देंगे कोई यार हमें मिलते नहीं पैसे, अगर ब्याज पे दे हमें तो मिन्नतें करनी पड़ती है, भाई हमारे जो मूल है उसको ही वापस दे दे, इंटरेस्ट तो कैसे देंगे? नहीं, इसको हम करेंगे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है। स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड से आप अपना पैसा उतना से ज्यादा कर सकते हो, उतना से ज्यादा। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा हो सर एफडी गलत है, मैं कहता हूं हाँ गलत है। आज के टाइम पे एफडी का जो रिटर्न है ना, वो ध्यान से देखना 5.5% है। 5.5% इन्फ्लेशन है 6.26। आप फिर भी देखा जाए ऑलमोस्ट 1.26 के घाटे में जा रहे हो, 1.26% के घाटे में फिर भी जा रहे हो। अगर एफडी में आपके पास पैसा सेव है, हाँ अगर इमरजेंसी फंड के लिए सेव है फिर ठीक है, वैसे अगर वेला कैश है फिर नहीं ठीक, फिर तो मैं समझ लो अपनी बर्बादी आप ही देख रहे हो पैसों की, अपनी आंखों से बर्बादी देख रहे हो फिर तो पैसों की, अगर आपने एफडी में कर रखे हैं। तो जैसे कि मैंने म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स बताए, अब इसी के साथ एक और चीज होती है जो आपको 8% तक का रिटर्न दे देती है, एफडी से ज्यादा, इन्फ्लेशन को भी आप हल्का थोड़ा बहुत बीट कर दोगे, वो होते हैं बॉन्ड्स। इसकी मैं वीडियो डिटेल में बनाऊंगा बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स बहुत अच्छी चीज होती है, जिनको हमने नॉर्मली बस पैसा क्या उतना रखना होता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाना होता है, ये बॉन्ड्स उनके लिए होते हैं, बहुत अच्छी चीज होती है क्योंकि एफडी से ज्यादा रिटर्न देते हैं। इसके लिए मैं विस्तार से एक दिन मैं इसको वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब पहले इन तीनों को समझ लेते हैं। अब मैं ये मानता हूं अगर आप निफ्टी में भी इंडेक्सेस, स्टॉक की 2 इंडेक्स होते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स, इन दोनों को इंडिसेस कहते हैं। अगर आप एक निफ्टी में भी इन्वेस्ट करते हो या सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हो ना, तो भी वो एटलीस्ट एक साल में 10% से 15% के बीच में रिटर्न दिखा देते हैं, जिससे आप इन्फ्लेशन बीट कर गए, जिससे आप इन्फ्लेशन बीट कर गए। ये 6.62% आप बीट कर जाओगे अगर आपने स्टॉक्स में 10 से 15% का इंटरेस्ट कमा लिया। नॉर्मली मिल जाते हैं 10 से 15% का इंटरेस्ट। अगर आप निफ्टी में भी इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपको ज़्यादा मतलब नॉर्मल दिमाग लगाना, मैं निफ्टी में भी इन्वेस्ट करते हैं ना, 10 से 15% इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर आपको क्या स्टॉक्स मतलब हमें जमते नहीं, हम क्यों इतना दिमाग लगा कंपनीज में,
तो म्यूचुअल फंड इसमें भी 10 से 15% मिल जाते हैं, इसमें भी वही है। फिर क्या करोगे, स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करें, नहीं करो। स्टॉक्स में क्या होता है, हमारे ऊपर डिपेंड है कितना मिलना है इंटरेस्ट। हम 17% भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं। वॉरेन बफे 20 से 25% के बीच में इंटरेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। देखो अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं स्टॉक मार्केट में कैसे अमीर बनना है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो जरूर बना सकता हूँ अगर आप कहें। तो म्यूचुअल फंड में तो होता ही है 10 से 15% के बीच में इंटरेस्ट मिल ही जाता है, और बॉन्ड्स में मोस्टली 8% का मिलता है, इससे भी इन्फ्लेशन बीट होगी। देखो 3 चीज होती हैं जिससे इन्फ्लेशन बीट हो जाए, तो इन तीनों में से कोई एक चूज कर लो, इन्फ्लेशन बीट। अब कई लोग मतलब सोचते हैं, मतलब आप सोचते होगे सर फिर अमीर क्या करते हैं। अमीर अपना पैसा ना दिमाग से इन्वेस्ट करते हैं, अमीर अपना पैसा ना स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं। वो कैसे, अमीर अपना पैसा ना अपने पास तिजोरी में अपनी जेबें भर के नहीं रखते, कोई ले ना जाए, कि डूब ना जाए। वो अपना पैसा ना किसी कंपनीज में डाल देते हैं, ताकि कंपनी भी ग्रो हो, उनका पैसा भी ग्रो हो। उनका पैसा उतना तो रहेगा ही ना, अगर कंपनी ग्रो रही एटलीस्ट उनका पैसा उतना तो रह रहा है, ग्रो भी होगा अगर कंपनी ग्रो हो रही है। इसलिए मोस्ट ऑफ द अमीर लोग जो आप जैसे मानते हैं, मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, इलोन मस्क, ये जो लोग देख रहे हो ना, इनके पास इतना कैश है ही नहीं। इनके पास सब जो कैश है ना वो इन्वेस्टेड कैश है। इन्वेस्टेड डिफरेंट कंट्रीज में हो सकता है, इन्वेस्टेड कंपनीज, इवन की कई लोग तो कंट्रीज देख के भी इन्वेस्ट कर लेते हैं। अगर हमने कितनी बार सुना यूएस इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया यूएस में इन्वेस्ट कर रहा है, कंट्रीज में भी मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखना, अगर आपको इन्फ्लेशन बीट करनी है तो आपको इंटरेस्ट रेट जो 6.62% है उसको बीट करना पड़ेगा। अगर आपने इस चीज को बीट कर लिया, अगर आप 8%, 10 से 15% तक भी पहुंच रहे हो ना, एक न एक दिन आप अमीर बन जाओगे, गारंटी है ये मेरी गारंटी है कि 6.626 इसको बीट कर लिया तो आप 8% को चूज कर लो, या 10 से 15% को चूज कर लो, या जिसको मर्जी चूज करो, आप अमीर बन जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने महंगाई को जब बीट कर लिया, जो इंसान महंगाई को बीट कर लेता है वो अमीर बन जाता है। इट्स अ हिस्ट्री, और आप भी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो। तो अब इसको समराइज करूंगा। समरी में ये देखा, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ेगी। जैसे महंगाई बढ़ेगी हमारा जो कैश इन हैंड्स है वो घटता चला जाएगा, इसलिए हमें कैश इन हैंड को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कैश इन हैंड को इन्वेस्ट करने के मैंने 3 तरीके बताए हैं, बॉन्ड्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स। अब वैसे तो देखा जाए इन्फ्लेशन की सिर्फ मेन रूट जो मैंने बताई थी, मेन रूट तो सिर्फ मतलब कैश को ज़्यादा प्रिंट कर दें, यही मेन रूट होती है। और मैंने सेकंड भी बताया था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये 2 तरह की इन्फ्लेशन जो रियल लाइफ में यूज़ होती हैं। वैसे 5 तरह की होती हैं, 3 भी यूज़ होती हैं, और 3 जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जो जिनका कॉमर्स जिन्होंने स्ट्रीम ली होगी उनको पता होगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे अभी। सो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। एनी डाउट्स कमेंट। थैंक यू।